अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल बी फाइन। आज हम अगेन डिस्कस करने जा रहे हैं एनईटी 1 दिसंबर 2025 में जो क्वेश्चंस आए फिजिक्स के, उनको हम डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल में वो किस नेचर के थे और एनईटी 2 के अंदर क्या पॉसिबिलिटी है कि उनसे रिलेटेड फर्दर क्वेश्चंस आ सकते हैं। इससे पहले मैं एक दो चीज़ें आपसे डिस्कस कर लूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे डिस्कस किया कि सर एक्चुअली एनईटी 1 का जो हमारा टेस्ट हुआ था उसमें कुछ क्वेश्चंस में हमें बड़ी डिफिकल्टी आई। सो डोंट वरी अबाउट दैट। उसमें ऑब्वियसली डिफिकल्टी तो आएगी, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि समटाइम्स हमारी प्रिपरेशन उस लेवल पे नहीं होती है, या वी आर नॉट वेल अवेयर कि यार किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो नस्ट जो है हमसे पूछ सकता है। सो इस हवाले से जिनका एनईटी 1 जो टेस्ट है बहुत अच्छा नहीं हुआ, सो डोंट वरी अबाउट दैट। एनईटी 2 के लिए हमें अब क्या है, वेल प्रिपेयर्ड रहना है। फॉर दैट हम जो इस पार्ट के अंदर डिस्कशन करने जा रहे हैं, इसका एक मेजर मकसद ये भी है कि आगे एनईटी 2 के अंदर ये पॉसिबिलिटी है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन या हो सकता है एज इट इज क्वेश्चन भी रिपीट हो जाए। तो इस वजह से इस डिस्कशन को प्रॉपर्ली देखिएगा, इससे रिलेटेड फर्दर जो कंसेप्ट हैं उनको भी आपने नोट डाउन करना है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो आइए अब हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। Question that was, if the time period becomes t by 3, what happened to the length of the pendulum? अब इस टॉपिक को देख के ही क्लैरिफाई हो जाता है कि ये जो टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू द सिंपल पेंडुलम। और जब सिंपल पेंडुलम की बात होती है, यू नो दैट कि हमें टाइम पीरियड का फार्मूला हमारे ज़हन में सबसे पहले आ जाता है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं कि इसका सोल्यूशन और इसका आंसर क्या था। टाइम पीरियड, एज यू नो दैट कि हमारा जनरल फार्मूला जो बनता है दैट इज 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। अब इसमें अगर क्वेश्चन में देखें, एंटी टेस्ट का ये जर्नल रूल है कि उस चीज पे फोकस करना है जो चीज फाइंड आउट करने के लिए दी गई है, और उस चीज पे फोकस करना है जो उसके अंदर जर्नल गिवन कंडीशंस हैं। यानी कि इन शॉर्ट वर्ड्स हमने देखना है कि उसका मेजर कीवर्ड क्या है। तो टाइम की बात हो रही है और क्वेश्चन में लेंथ के बारे में पूछा, तो ओवरऑल हमने कंप्लीट सॉल्व नहीं करना, हमने ये देखना है कि उनके अंदर जो वेरिएबल्स हैं वो कौन से यूज होंगे और उनमें रिलेशन क्या बनेगी। हमें क्लैरिफाई हो रहा है कि टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ है। और जब कंपैरिजन आ जाता है कि ये चीज इतने टाइम्स है, तो बताइए क्या दूसरा वेरिएबल कितने टाइम्स होगा। सो इसके लिए जनरल बेस्ट जो सोल्यूशन होता है, तो हम जाते हैं रेशो की तरफ। लुक एट दैट कि हम कहते हैं कि T1 ओवर T2 इज इक्वल टू अंडर रूट L1 ओवर अंडर रूट L2। अब T1 सपोज करते हैं कि एक जनरल हमारे पास टाइम पीरियड है दैट इज ओरिजिनल T है, और जो नया T है वो आपके पास है सपोज T बाय 3, हम उसको रिलेट कर दें। तो यहां पे आपके पास जो जनरल जो लेंथ है हम उसको कह दें दैट इज कैपिटल L से रिलेट कर दें, और दूसरी जो लेंथ है उसको आप रिलेट कर दें L प्राइम या किसी फॉर्म से। अब यहां पे T और T कैंसिल हो गए एंड दैट वुड बिकम्स अंडर रूट L ओवर L प्राइम। बोथ साइड पे हम स्क्वायर करेंगे तो एक्चुअली स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, 9 इज इक्वल टू L ओवर L प्राइम। अब चूंकि नई लेंथ की बात की जा रही है, तो न्यू लेंथ इट वुड बिकम्स L prime that is equal to L upon 9. So that is the correct answer. So I hope so clarify हो गया। इसमें जो correct answer है that is L by 9, which is alpha option. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट इज एंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट, इन विच बहुत आसान सवाल आया। ये ऑब्वियसली इससे रिलेटेड जो और भी टर्म्स आ सकती हैं, कभी फार्मूला भी पूछा जा सकता है, उसको हम जनरली इसमें ही डिस्कस करते हैं कि क्या फर्दर पॉसिबिलिटी है कि N82 में इससे रिलेटेड कोई इससे मिलता जुलता क्वेश्चन भी आ जाए। पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। एंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट इन विच प्रोसेस। अभी हम फार्मूला भी देखेंगे, पहले जनरल देखते हैं कि एंट्रोपी टर्मिनोलॉजी क्या है। यू नो दैट कि जब हम एंट्रोपी की जनरल बात करते हैं दैट इज डेल एस इज इक्वल टू, आप कह दें दैट इज क्यू ओवर टी है। अब अगर देखा जाए कि आइसोथर्मल प्रोसेस की बात की जाए, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या चीज कांस्टेंट होती है, ऑब्वियसली राइट, दैट इज टेम्परेचर। तो यहां पे तो टेम्परेचर मौजूद है, तो ऑब्वियसली उसमें अगर जनरल चेंजिंग्स आए या हीट चेंज हो तो एंट्रोपी भी चेंज हो सकती है, इट माइट बी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। अगला बात करते हैं दैट इज बीटा ऑप्शन में देखेगा आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस के अंदर जो चीज कांस्टेंट होती है दैट इज द
प्रेशर। ऑब्वियसली इसका मतलब है कि सिस्टम को हीट प्रोवाइड की जा रही है। भाई अगर हीट प्रोवाइड की जा रही है तो एंट्रोपी भी जो है वो इंक्रीज कर सकती है, उसमें चेंज आएगा। सो ये भी मुझे लगता है कि ये ऑप्शन ठीक नहीं है और ये भी क्लैरिफाई नहीं है। चार्ली ऑप्शन में अगर हम देखें दैट इज द आइसोकोरिक प्रोसेस। स्टूडेंट्स व्हाट डू यू थिंक आइसोकोरिक प्रोसेस कौन सा है? एग्जैक्टली जिसमें हम कहते हैं कि वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है। अगर आपको याद हो कि आइसोकोरिक प्रोसेस में जब हम वॉल्यूम कांस्टेंट रख रहे हैं इट मींस कि उसके अंदर जारी बात है हीट जो है वो उसको गेन कर रहा है या चेंजिंग्स आ रही हैं। अगर हीट में चेंजिंग्स आ रही हैं या सिस्टम जो है वो गेन कर रहा है तो मैं तब भी कह सकता हूं कि ऑब्वियसली एंट्रोपी कुछ ना कुछ होगी, क्योंकि कांस्टेंट मीन टू से हमें जो डेल्टा एस है उसका आंसर 0 आना चाहिए। सो एडियाबैटिक रिवर्सेबल प्रोसेस, मेरे ख्याल से यहीं पे हमारी कहानी खत्म ही हो जाती है कि जब वर्ड एडियाबैटिक आ गया तो इट मींस Q जो है दैट गिव्स यू द 0 वैल्यू। और अगर मैं यहां 0 पुट करूं तो ऑब्वियसली हमारी रिक्वायरमेंट यहां पे कंप्लीट हो जाती है कि चेंज एंट्रोपी का आंसर क्या आ गया 0। तो बात क्वेश्चन में देखें एंट्रोपी रिमेन कांस्टेंट, तो चेंज एंट्रोपी फिर क्या होगी वो 0। तो यही वो प्रोसेस है जिससे हमारे पास चेंज इन एंट्रोपी जो है वो 0 आ रही है, या इन जनरल कह सकते हैं एंट्रोपी कांस्टेंट है। तो सो द करेक्ट आंसर इज डेल्टा एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस। इसको थोड़ा सा एलाबोरेट कर देते हैं, मैं आपसे कुछ चीजें शेयर कर लेता हूं। अभी मैंने जनरल जो बात की है आइसोथर्मल प्रोसेस की बात की जाए तो टेम्परेचर कांस्टेंट है बट हीट कैन बी ट्रांसफर। ऑब्वियसली हीट ट्रांसफर हो रही है इट मींस इट इज नॉट नेसेसरी 0, डेल एस जो है वो 0 के इक्विवेलेंट नहीं आएगा। आइसोबैरिक में जाए कांस्टेंट प्रेशर है, ऑब्वियसली मैंने अभी बात की है हीटिंग इंक्रीजेस द एंट्रोपी, हीट जो है वो उसको प्रोवाइड किया जा रहा है, तो ये भी ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। आइसोकोरिक में कांस्टेंट वॉल्यूम है, हीट इंक्रीजिंग एंट्रोपी है, जारी बात है हीट उसको जो है वो उस सिस्टम एब्जॉर्ब कर रहा है, तो वहां पे भी एंट्रोपी जो है वो 0 नहीं हो सकती है। एंड द लास्ट इज एडियाबैटिक, वो क्लैरिफाई हो गया क्योंकि Q उसमें 0 है तो Q ओवर T दैट गिव्स यू 0। सो बहुत ही आसान सवाल था। इससे रिलेटेड और भी टर्मिनोलॉजीज जो है वो एंट्रोपी से रिलेटेड कभी इसका यूनिट पूछा जा सकता है, दैट इज द जूल पर केल्विन। इसी टर्म से जो है वो और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, जर्मेनियम डोपिंग प्रोड्यूसेस। अब हमें क्वेश्चन से अंदाजा हो गया कि जर्मेनियम जो है वो सेमीकंडक्टर है। ऑब्वियसली सेमीकंडक्टर की जब हम बात करते हैं इट कुड बी एन टाइप एज वेल एज पी टाइप भी हो सकता है। तो जनरल हम बात करें जर्मेनियम डोपिंग प्रोड्यूसेस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर नॉट पॉसिबल। बीटा में अगर ऑप्शन में देखें हाँ ये है कि अगर लाइक ट्राईवैलेंट या पेंटावैलेंट से इसकी डोपिंग की जाए तो वो इट कुड बी द एन टाइप और पी टाइप। तो ये कुछ क्वेश्चन ऑप्शन जो है वो मुझे कुछ करेक्ट लग रही है लाइक दैट। चार्ली ऑप्शन में लिखा है एक्टिवेटेड कार्बन लाइक दिस वन, और डेल्टा में लिखा है दैट इज सुपर कंडक्टर, यानी कि इन दो ऑप्शन की कुछ इससे कोई प्रॉपर लिंक भी नहीं बनता। बास को तो ऐसा जरूर हो जाता है कि समटाइम्स क्वेश्चन में हमें आंसर नहीं आ रहा, लेकिन उन तीनों ऑप्शन को जब मैंने रीड आउट किया वो बिल्कुल लाइक ऑड ऑप्शंस लग रही थी, लेकिन उनमें से एक फोर्थ ऑप्शन मुझे लग रहा है कि यार ये प्योरली इस टॉपिक से रिलेटेड है। तो ये भी ट्रिक्स होते हैं कि क्वेश्चन आपने पढ़ लिया आंसर नहीं आता, लेकिन जब ऑप्शंस को रीड आउट किया तो तीन ऑप्शन बिल्कुल ऑड है, तो मैंने क्लिक कर दिया कि ये फोर्थ ऑप्शन ही इससे रिलेटेड हो सकती है। सो एग्जैक्टली दैट कुड बी द बीटा ऑप्शन जो कि इसका आंसर है। इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जर्मेनियम ऑलरेडी आपको बताया गया इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है इन इट्स प्योर फॉर्म। आफ्टर डोपिंग रिजल्ट कैन ईदर बी एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर, बट वही बात आ गई, ये डिपेंड करेगा कि आपके पास ये पेंटावैलेंट के साथ इसकी डोपिंग की जाती है या ट्राईवैलेंट की, तो वो दोनों डिसाइड करेंगे कि उसकी जो जर्मेनियम है वो पी टाइप होगी या एन टाइप होगी। तो ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर, डोपिंग के ऊपर। सो करेक्ट आंसर हमारा जो है दैट इज बीटा। आगे चलते हैं, दैट इज डायमेंशन ओवर। बहुत सिंपल है, स्टार्ट में ही जब हम टॉपिक्स पढ़ रहे होते हैं तो उसमें हमारे फर्स्ट मेजरमेंट्स के यूनिट और चैप्टर के अंदर ही ये टर्म्स को डिस्कस किया जाता है। तो डायमेंशन ऑफ द वर्क, एक्चुअली डायमेंशन जो है वो क्लैरिफाई हो जाती है कि अगर हमें उस क्वांटिटी का बेस यूनिट पता हो। यू नो दैट कि जनरली अगर हम रिलेट करें तो वर्क जो है दैट इज इक्वल टू
F इंटू डी, जो आप मैक्सिमम वर्क की बात करें, और इन जनरल जब हम इसके यूनिट की बात करते हैं दैट इज द जूल, और 1 जूल की इक्विवेलेंट हम जो बात करते हैं दैट इज द न्यूटन मीटर। फर्दर अगर हम इसको बेस यूनिट में कन्वर्ट करें, इट गिव्स यू द न्यूटन, आपके पास क्या हो गया, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये मीटर साथ एज इट इज है, एंड यू नो दैट इट वुड बिकम्स किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो इससे भी हमें आसानी हो जाती है, अगर यूनिट बेस पता हो तो डायमेंशन बनाई जा सकती है। तो यू नो दैट कि हमारे पास इट्स अ मैस, ये आपके पास m आ गया, मीटर एक्चुअली इज द यूनिट ऑफ लेंथ है, तो इसको आप l, और ये पावर जो है दैट इज l स्क्वायर, और सेकंड जो रिलेट करता है जो यूनिट है वो टाइम का है, इट गिव्स यू द t-2, तो दैट इज द आंसर। सो द करेक्ट आंसर यहां पे आपके पास है दैट इज अल्फा। तो ये भी ख्याल रखिएगा कि ये समटाइम्स ऊपर किसी की पावर अगर जीरो आ जाए, एज यू नो वेरिएबल हो कांस्टेंट हो, तो दैट इज इक्वलेंट टू 1 के इक्वल होता है, तो इट मींस वो वेरिएबल जो है वो वहां पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा। सो बहुत आसान सवाल था, दैट वाज उसका जो आंसर बनता है दैट इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है स्टेशनरी वेव आर प्रोड्यूस व्हेन द स्ट्रिंग इज प्लक्ड फ्रॉम। बड़ी सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे पॉइंट ये आया कि हम जब स्ट्रिंग को प्लग करते हैं तो एक लूप भी बनती है, दो भी बन सकती हैं, तीन भी पॉसिबल है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का पूछने का एक्चुअल में मकसद क्या है, तो यहाँ पे सिर्फ ये पूछा गया, कोई लूप्स की बात नहीं की गई है, जस्ट बात की गई है स्टेशनरी वेव्स को हमने प्रोड्यूस करवाना है, तो क्या पॉसिबिलिटी है। तो आइए चेक करते हैं। हमारे पास सपोज करते हैं कि एक आपके पास स्ट्रिंग है, लाइक ये हम बात करें, जिसमें हम कहते हैं कि उसकी लेंथ जो है वो l है। अब जनरली जब हम बात करेंगे यहाँ पे कि ये सपोज जाहिर बात है 0 से लेके टोटल लेंथ l है, बिल्कुल जब आप इसको सेंटर से यानी कि हाफ लेंथ से इसको प्लग करेंगे तो मुझे क्लैरिफिकेशन मिल गई। ऑब्वियसली ये हम घर में भी ट्राई कर सकते हैं किसी रबर बैंड को या स्ट्रिंग को लेके, तो हमारे पास एक जनरल हार्मोनिक यानी कि एक लूप जो है वो बनेगी, एंड दैट इज n इज इक्वल टू 1। तो यहां से तो क्लैरिफिकेशन ये मिल गई कि सेंटर से प्लग किया जाए तो आपके पास लूप क्या बनेगी, वो आपके पास 1 बनेगी। थोड़ा सा इलैबोरेट कर लेते हैं, हो सकता है कि NET2 में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए या यही क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो जाए। अब मैं आपसे पॉइंट आउट करता हूं कि अगर दो लूप्स बनानी हो तो इसको हम कहां से प्लग करेंगे। सो चेक कर लेते हैं इन जनरल कि हम बात करते हैं कि यहां से हमारे पास ये ओरिजिन ले लें। हमने एक तो बात कर दी कि L/2 से इसको प्लग करेंगे तो नंबर ऑफ लूप्स कितनी बनेगी, 1। फर्दर अब यहां पे नोट करने वाली बात है कि आप इसके भी हाफ से अगर प्लग करेंगे यानी कि लेंथ बनेगी L/4। अच्छा, ये L/4 क्या रखेगा, एक एंड से अब मैं लेंथ को मेजर करूं, इस एंड से मेजर नहीं कर रहा, 0 यानी कि ओरिजिन से मेजर की जा रही है। तो यहां पे आपके पास जो नंबर ऑफ लूप्स हैं वो कितनी आ जाएंगी, वो 2 आ जाएंगी। नाउ फॉर मेकिंग द n इज इक्वल टू 3, 3 लूप्स बनाने के लिए आप क्या कहते हैं कि कहां से उसको प्लग करना पड़ेगा, बिल्कुल एग्जैक्टली फर्दर आप हाफ पे चले जाएं यानी कि उसकी लेंथ अगर हम कर दें L/8 तो ये आपके पास जो नंबर ऑफ लूप्स बनेगी वो 3 बनती चली जाएंगी। तो अप टू सो ऑन यहां से ये सिलसिला चलता चला जाएगा। तो लिहाजा यहां पे वर्डिंग क्या है, स्टेशनरी वेव्स आर प्रोड्यूस, बस इतना ही है। भाई मेरी मर्जी में जहां से मर्जी प्लग करूं, मेरे पास कोई कंडीशन तो नहीं है कि इतनी लूप्स बनाओ तो इसको कहां से प्लग करना चाहिए। सो इसमें तो कोई मेरे पास रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। सो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा दैट इज डेल्टा, और वो क्या कह रहा है, एनी पॉइंट अलोंग द लेंथ, तो किसी भी पॉइंट से कर लें तो उसके मुताबिक लूप्स बन जाएंगी। वो फिर मैं वही बात कह रहा हूं, अगर कंडीशन लगा दी जाए कि जी नहीं 2 लूप्स के लिए, 3 लूप्स के लिए, 1 लूप के लिए, तब थोड़ी सी कंडीशन जो है वो चेंज हो जाएगी। तो 1 के लिए हाफ है, 2 लूप्स के लिए L/4 है, 3 लूप्स के लिए L/8 है। सो ये आपके पास इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं, मास ऑफ एन एटम रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ। कितना आसान सा सवाल आया कि जनरल हम बात करते हैं कि यार उसका मास जो है
वो एक्चुअली किसको रिप्रेजेंट करता है, वो भाई हमें पता है, बिल्कुल सिंपल सी बात है कि आपके पास ऑर्बिट है, दिस वन इज द इलेक्ट्रॉन है, सेंटर में आपके पास दैट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात की जाती है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की। तो ऑब्वियसली जब हम इन दोनों को, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को एड अप करते हैं तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है, उसके मास नंबर को। सो इट्स अ सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो कि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है। सो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा दैट इज द चार्ली। जब प्रोटॉन की बात की जाए ऑब्वियसली इसको चार्ज नंबर से भी रिलेट कर सकते हैं, लेकिन यहां पे उसने मास नंबर की बात की है, सो वो उन दोनों का क्या होगा, सम। आइए जी नेक्स्ट में देखते हैं किस टाइप का सवाल आया। इफ फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज ड्रॉन फॉर एन आइडियल स्प्रिंग, व्हाट डज द स्लोप रिप्रेजेंट। ये क्लासेस में डिस्कस किया कि एक्चुअली जो वर्ड स्लोप है, कोई भी आपके पास स्लोप होती है, यानी कि हम बात करते हैं कि ये आपके पास वाई एक्सिस है, ये आपके पास एक्स एक्सिस है, तो हमें ये बड़ी सिंपल सी बात पता है कि जब भी स्लोप की बात की जाएगी तो स्लोप एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है वर्टिकली, यानी कि वाई एक्सिस ओवर एक्स एक्सिस को, यानी कि कह दें राइज ओवर रन को। तो अब इनके पैरामीटर के अगेंस्ट अगर मैं इस चीज को ड्रॉ करूं, हालांकि मुझे अगर यह पता नहीं है कि ये स्लोप कौन सी क्वांटिटी होगी, लेकिन माइंड में रखिएगा जब वर्ड स्लोप आएगा तो एक सिंपल वर्ड मैं बोल रहा हूं तो रेशो ली जाती है, वाई एक्सिस ओवर एक्स एक्सिस। तो whenever it would be asked about the area under the graph, तो उसका हम जनरली प्रोडक्ट ले लेते हैं। जो वेरिएबल्स है वो राइट ट्राइंगल है तो 1/2, रेक्टेंगल है तो जनरल उसको जो है वो मल्टीप्लाई कर देते हैं। इन शॉर्ट एरिया के लिए प्रोडक्ट, और जब स्लोप की बात की जाएगी तो वो हम रेशियो लेते हैं। तो देखते हैं इनमें पैरामीटर्स कौन से। ये आपके पास फोर्स है, ये जी डिस्प्लेसमेंट है, तो ऑब्वियसली फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की जब हम स्लोप की बात करेंगे दैट गिव्स यू द एफ ओवर एक्स। तो अगर मुझे याद नहीं है, मैं लिखूं तो सही, लिखना जरूरी है, देखना जरूरी है कि ये क्या बनेगा। जब फार्मूला सामने आ गया तो कोई ना कोई शेप मेरे माइंड में जरूर क्लिक कर जाएगी कि ये कहीं ना कहीं क्वांटिटी देखी है, जरूर आपके माइंड में ये आएगा। तो एफ ओवर एक्स एज यू नो दैट इट शोज द स्प्रिंग कांस्टेंट, जिसका यूनिट हम जो रिलेट करते हैं दैट इज द न्यूटन पर मीटर। सो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा दैट इज द स्प्रिंग कांस्टेंट। बहुत इजी क्वेश्चन आया। नेक्स्ट देखते हैं जी किस टाइप का क्वेश्चन आया जी। अब देखें ये 3 से 4 स्टेटमेंट जब सवाल आता है तो वैसे ही मेंटली ऑलरेडी प्रेशराइज्ड होते हैं वहां पे एग्जामिनेशन हॉल के अंदर। सो परेशान नहीं होना, ऑब्वियसली आपने उसको काम एंड कूल रह के क्वेश्चन को जरूर पढ़ें, फिर उसके बाद आपको इजीली क्लैरिफिकेशन हो जाएगी कि हमने इसको सॉल्व किस तरह करना है। लुक एट दैट, a positively charged particle enters from left in a uniform magnetic field perpendicularly, the magnetic field is directly into the page। अब सबसे पहली तो बात है, ये हमें क्लू मिल गया कि इनटू द पेज की बात की जा रही है मैग्नेटिक फील्ड की। व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन बतानी है ऑन द पार्टिकल। तो पार्टिकल पहली तो बात है, चलें लाइक हम प्रोटॉन की बात कर रहे हैं जो कि पॉजिटिव है और मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है। ले आए ड्रॉ करते हैं इनटू द पेज जो कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, वो एज यू नो कि हम जनरली क्रॉस से लेके उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ले जी ये तो हो गई आपकी मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब चार्ज पार्टिकल्स फ्रॉम लेफ्ट, यहां से पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एंटर हो रहा है जी, लाइक प्रोटॉन है, ये एंटर हो गया जी मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली। अब बताना ये है कि इसकी फोर्स, सारी बात है जिस तरफ फोर्स लगेगी पार्टिकल ने उसी तरफ डिफ्लेक्ट होना है। तो ये क्वेश्चन में थोड़ी वेरिएशंस नेक्स्ट टाइम पॉसिबल आ जाए कि ये जी बताइएगा ये डिफ्लेक्ट जो होगा वो किस तरफ होगा, अपवर्ड डाउनवर्ड। तो यहाँ पे फोर्स की बात की गई है। सो एज यू नो स्टूडेंट्स, क्या कहते हैं आप, मैग्नेटिक फील्ड है और आपके पास पार्टिकल एंटर हो रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है। व्हाट डू यू थिंक? इसके लिए जनरली 2 रूल्स है, बड़े सिंपल से हैं। एक को तो हम कहते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, बड़ी सिंपल सी बात है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में यू नो दैट ये आपके पास क्या होगी, इसको याद रखने का तरीका सिंपलेस्ट मेथड क्या है, जैसे लाइक FBI हम पढ़ते हैं ना, लाइक जो आपके पास कंपनी है दैट इज FBI कह दें। दिस वन इज द फोर्स, इंडेक्स फिंगर इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड मिडिल फिंगर जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, करंट को, या जनरल आप कह दें स्पीड को। सो ये आपके पास है FB मैग्नेटिक फील्ड और I
करंट या उसका, क्योंकि चार्जेस मोशन में होंगे तो ऑब्वियसली वो करंट प्रोड्यूस करेंगे। आइए अब इसको हम यहां पे अप्लाई करते हैं। नंबर वन, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनटू द पेज है, और चार्जेस की मूवमेंट या करंट वो ये है। तो लुक एट दैट, ये आपके पास इनटू द पेज, ये उसके मोशन की डायरेक्शन, और थंब जो है वो एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है। तो अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फोर्स की डायरेक्शन फिर किस तरफ होगी, एग्जैक्टली दैट इज अपवर्ड। तो ये पार्टिकल जो है वो फौरन जो डिफ्लेक्ट होगा वो किस तरफ होगा, वो आपके पास जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में। सो दिस इज द जर्नल। हाँ, अगर यहां पे इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो इजी हो के फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आप यूज करें। पॉजिटिव है तो एग्जैक्टली वही फोर्स की डायरेक्शन, तो अगर इलेक्ट्रॉन आ जाए तो आपने जो पॉजिटिव की डायरेक्शन है उसको ऑपोजिट कर देना है, यानी कि वो क्या हो जाएगी, वो डाउनवर्ड है। ये भी ख्याल रखिएगा कि अगर वर्डिंग आ जाए न्यूट्रॉन की, एक्स रेज की, गैमा की, यू नो दैट ये जो रेडिएशंस होती हैं इनके पार्टिकल्स जो अंदर मौजूद हैं दैट आर द फोटॉन्स, और फोटोन पे तो कोई चार्ज नहीं है, तो बाज़ का तो न्यूट्रॉन वर्ड आ सकता है, फोटोन का वर्ड आ सकता है, या एक्सरे या गैमा का वर्ड आ सकता है। तो उसके लिए याद रखिएगा जो चार्जलेस पार्टिकल्स लाइक न्यूट्रॉन है वो डिफ्लेक्ट नहीं होंगे, वो एज इट इज यूनिफॉर्मली जिस स्पीड से ऐसे उसी स्पीड से उसको क्या कर जाएंगे, वो क्रॉस कर जाएंगे। अब ये मैंने पॉइंट आउट किया है, दैट इज द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। एक और रूल होता है और उसे कहते हैं राइट हैंड पाम रूल, ये भी यूज होता है जो कि बुक्स में भी मौजूद है। ये आपकी ईज के लिए जो भी आप करना चाहें, लुक एट दैट राइट हैंड पाम रूल को बिल्कुल एज इट इज ही हमने रखना है। दिस वन, ये आपकी रिस्ट से फिंगर की तरफ जो है ये होती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, नॉर्थ से साउथ। इसी तरह थंब जो है वो रिप्रेजेंट करता है पार्टिकल के मोशन को, करंट जो है वो चार्जेस जो मूव कर रहे हैं उसकी डायरेक्शन को, और बिल्कुल ये बाहर की तरफ पाम के ऊपर परपेंडिकुलरली ये आपको जो रिप्रेजेंट करेगी, ये क्या करेगी, फोर्स। तो क्या ये रूल अप्लाई कर सकते हैं राइट हैंड पाम रूल इस क्वेश्चन के अंदर? बिल्कुल कर सकते हैं। ये देखिएगा, मैंने बात की है फिंगर्स की डायरेक्शन जो होती है वो मैग्नेटिक फील्ड है, वो है जी इनटू द पेज, लाइक ये इनटू द पेज, और पार्टिकल की डायरेक्शन थंब को रिप्रेजेंट करेगी जो कि लेफ्ट से राइट जा रही है, ये भी हो गया। और बिल्कुल फोर्स जो है वो पाम के ऊपर जाएगी, और ये फोर्स इस वक्त बिल्कुल एग्जैक्टली अपवर्ड जा रही है। तो इससे हम राइट हैंड पाम रूल भी यूज कर सकते हैं। तो जो आपको इजी लगे, जो आपको रूल जो है वो स्टडी किया उसके अकॉर्डिंग आप उसका आंसर दे सकते हैं। सो आई होप सो यू अंडरस्टैंड दैट। इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा दैट इज द अपवर्ड डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एक्टिंग 180, ये लास्ट लेक्चर में मैंने इसका किप्स मास्टर मेथड से भी इसको प्रेजेंट किया था कि अगर दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं तो क्या होगा, पैरेलल है तो उसका रिजल्टेंट क्या है, और अगर एंटी पैरेलल है तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? टू वेक्टर्स, सबसे इसका कीवर्ड है दैट इज इक्वल मैग्नीट्यूड एक्टिंग 180 टू ईच अदर, द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट। अगर तो लास्ट लेक्चर आपने देखा तो उसमें हम उसकी शॉर्ट फॉर्म को डायरेक्टली बता देते हैं, जो रिजल्टेंट आपके पास आता है वो डायरेक्टली जो उसका मैग्नीट्यूड आप लेते हैं दैट इज a माइनस बी, अगर दो वेक्टर्स आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। तो आप देखिएगा ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, भाई अगर वो इक्वल मैग्नीट्यूड किया तो वो कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका डायरेक्टली जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, वो जीरो आ जाएगा। थोड़ा सा मैं क्लैरिफाई कर दूं इसमें वंस अगेन, क्योंकि रिजल्टेंट का जर्नल अगर आपको याद पड़ता हो हमने फार्मूला डिस्कस किया हुआ है, दैट इज द ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, कॉज ऑफ थीटा। एंड यू नो दैट कि कॉज 180 की वैल्यू जो, क्योंकि वो एंटी पैरेलल है, तो ये रिलेशन क्या बनेगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो माइनस कहां से आया स्टूडेंट्स, cos 180 दैट इज इक्वल टू -1, और इसको अगर रिजॉल्व करें तो ये बनेगा फार्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर होल अंडर रूट, इट वुड कैंसल अबाउट दैट, और ये आपके पास बनेगा इसका रिजल्टेंट a माइनस बी। सो बिल्कुल ये आ जाएगा। तो कभी आ जाए कि अगर आपके पास वो एंटी पैरेलल है तो रिजल्ट का शॉर्ट फॉर्म याद रखें, फौरन आप उसका आंसर दे देंगे, और अगर पैरेलल हो, हमने पढ़ा वो a प्लस बी आ जाता है, वो उसमें सम आ जाएगा। सो इसमें जो हमारे पास जो करेक्ट आंसर बनेगा दैट इज सी चार्ली विच इज 0। तो ये इसकी जर्नल हमने जो है वो प्रॉपर्ली कैलकुलेशन डिस्कस की। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, मुश्किल नहीं था। इफ डायलैक्टिक इंट्रोड्यूस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, जो कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है,
इट्स पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स विल बी। बड़ी सिंपल है इसमें बात कि जब हम बात करें पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो यू नो दैट कैपेसिटर का जब टॉपिक हमारे सामने आता है, एक फार्मूला फौरन से पहले भाग के दौड़ के हमारे दिमाग में घुस जाता है, एंड यू नो दैट वो आपके पास क्या है, Q इज इक्वल टू CV। और यहां से अगर मैं रिलेट करूं कि C इज इक्वल टू Q, V is equal to Q over C, and you know that V is inversely proportional to the C, which is a capacitance. And then हम बात करते हैं कि ये एक्चुअली में कैपेसिटेंस क्या होगा। हमें पता चल जाए कि अगर कैपेसिटेंस में अगर कोई चेंज आ रहा है कम या ज्यादा, फौरन मैं वेरिएट कर सकता हूं कि पोटेंशियल डिफरेंस के साथ क्या चेंजिंग्स आई हैं। सो वी नो दैट C इज इक्वल टू, क्या इसका रिलेशन हम पढ़ रहे होते हैं, ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ओवर आप रिलेट करते हैं डी, तो कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एप्सिलॉन आर विच इज अ डायलैक्टिक मीडियम। तो इससे क्लैरिफाई हम पढ़ के आए हैं कि एक्चुअल में जब भी डायलैक्टिक इंट्रोड्यूस करवाया जाता है तो कैपेसिटेंस क्या होगी जी, वो इंक्रीज होगी। तो अगर कैपेसिटेंस इंक्रीज होगी तो ऑब्वियसली पोटेंशियल क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। सो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा दैट इज डी। और इसके साथ एक और चीज भी है, अगर पूछ लिया जाता बाय इंट्रोड्यूसिंग डायलैक्टिक what would be the effect on the electric field between the plates, अभी आपने ये पॉइंट आउट कर दिया कि अगर ये पोटेंशियल आपने बताया कि डिक्रीज होती है, सो हमें एक रिलेशन और भी पता है, E इज इक्वल टू, जो हम रिलेट करते हैं, क्या रिलेशन होता है, V ओवर D है। तो यहां से हमें पता चला कि E और V के दरमियान क्या रिलेशन है, दैट इज डायरेक्टली है। सो पोटेंशियल अगर डिक्रीज होता है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, वो डिक्रीज हो जाएगी। तो आंसर बहरहाल पोटेंशियल के अकॉर्डिंग आपने क्लियर कर दिया, दैट इज डेल्टा। नेक्स्ट चलते हैं, बहुत ही सिंपल स्टूडेंट्स क्वेश्चन, उम्मीद बाज़ का तो नहीं होती है कि इतना आसान सवाल भी आ जाए, तो उसको भी देखते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग अ माइकलसन इंटरफेरोमीटर। ये जब भी हम टॉपिक को डिस्कस करते हैं तो हमारे माइंड में ऑब्वियसली वही आता है कि इसमें के लेंथ की बात की जाती है, यानी कि इन जनरल वेवलेंथ। तो ये सिंपल एक इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन की बात की गई, ये भी हमें पता चलना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन में देखेंगे वो लिखा हुआ है दैट इज टू मेजर द साउंड इंटेंसिटी। ये सुन के ही पता चलता है कि यार इस चीज का इससे तो कोई ताल्लुक नहीं है, साउंड इंटेंसिटी और इससे रिलेटेड ये डेसिबल और उससे रिलेटेड कोई टर्म है, ये तो इसमें टॉपिक में इन्वॉल्व हो ही नहीं सकता। अगला देखते हैं, टू मेजर द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, ऑब्वियसली ये बिल्कुल करेक्ट है। आगे भी देख लेते हैं, टू मेजर द टेम्परेचर, मेरा माइंड भाई टेम्परेचर को जनरल मेजरमेंट के लिए थर्मोमीटर यूज करेंगे, मुझे क्या प्रॉब्लम या मुसीबत पड़ी है कि मैं इंटरफेरोमीटर और ये यूज करूं कि वो तो वैसे होता भी नहीं है। तो जनरली हमारे माइंड में आएगा वो क्या आएगा, थर्मोमीटर, ये भी पॉसिबल नहीं है। एंड टू मेजर द कंडक्टिविटी, ऑब्वियसली ये भी उससे रिलेट नहीं करता। सो इसमें बड़ा सिंपल है, तो करेक्ट आंसर जो है दैट इज टू मेजर द वेवलेंथ ऑफ लाइट। इसमें थोड़ा सा ये भी पॉइंट आउट कर दूं, जैसे मैंने पॉइंट कर दिया कि बाज़ का जो है वो हम जो सिलेबस में जनरली चीज़ें पढ़ते हैं, समटाइम्स एप्लीकेशन बेस्ड ये थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स भी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। सो किप्स जो है अपने स्टूडेंट्स को आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के लिए भी प्रिपेयर कर रहा होता है। जैसे मैं यहाँ पे पॉइंट आउट किया कि हम पढ़ते रहते बस रट लिया कि इंटरफेरोमीटर जो है माइकलसन वो सिर्फ वेवलेंथ को मेजर करेगा, लेकिन साथ इसकी जनरल कुछ और एप्लीकेशन भी है, नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। प्रिसाइज लेंथ मेजरमेंट, ऑब्वियसली वो लाइट की बात की जा रही है। डिटरमिन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट है, ये इसके लिए भी है। प्रिसाइज लेंथ मेजरमेंट, अब जो है वो कोई हम इसके थ्रू एक बॉडी और दूसरी बहुत दूर बॉडी है, यानी कि पहाड़ ले लें लेट सपोज। अब जारी बात है मैं तो सिर्फ अंदाजा लगाऊंगा कि हमारा डिस्टेंस क्या है, लेकिन इस डिवाइस को यूज करते हुए हम उस पहाड़, माउंटेन या कोई भी चीज है अपने तक डिस्टेंस कितना है ये भी हम जनरल मेजर कर सकते हैं इस डिवाइस के थ्रू। एंड थर्ड, मेजर रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ द गैसेस भी आ जाते हैं, थिन फिल्म्स भी आ जाती है, ये भी इसके जनरल फर्दर यूजेस है। बहरहाल यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर दैट इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्या आया इन, देखते हैं जी उन्होंने क्या पूछा। इन प्रोजेक्टाइल मोशन इफ द रेंज इज 4 टाइम्स द मैक्सिमम हाइट देन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज। अब इस क्वेश्चन को जारी बात है हम एक जनरल तरीकेकार से भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को आइडिया होगा ऑब्वियसली स्पेशली किप्सियन को कि डायरेक्टली इसको विद इन द सेकेंड इसको शॉर्ट ट्रिक क्या है, मास्टर मेथड क्या है इसको सॉल्व करने का। लेकिन आइए पहले हम एक जनरल मेथड से सॉल्व करते हैं। अच्छा एक बात याद रखनी है, कुछ ऐसे क्वेश्चन जिस तरह ये आया है
कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि उसको बार बार पढ़ते रहते हैं और अपने माइंड में कैलकुलेशन करते रहते हैं, इससे देखिए जी आपका टाइम बड़ा वेस्ट होगा। तो जब इस टाइप की कैलकुलेशन आए, फौरन से पहले रफ पेज के ऊपर उसको ना इंप्लीमेंट करना शुरू कर दें। लाइक जैसे ये लिखा है, इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन इफ द रेंज इज 4 टाइम्स द मैक्सिमम हाइट। अब ये मैथमेटिकली अप्लाई करना शुरू कर दे। तो पहले एक बेसिक मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। यू नो दैट उसने वर्डिंग बोली है कि रेंज इज 4 टाइम्स ऑफ द हाइट। रेंज का जनरल फार्मूला जी बिल्कुल आपको पता होगा, वी आई स्क्वायर ये बनता है जी साइन 2 थीटा, और ये आपके पास जी आएगा, दैट इज द 4 है, और ये आपके पास आता है वी आई स्क्वायर भी या वी नॉट स्क्वायर, ये भी सिंबल्स यूज होते हैं, तो डोंट वरी अबाउट दैट। और ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा ओवर बनेगा ये 2g। अब जो वर्ड्स थे उसको मैंने इंप्लीमेंट कर दिया मैथमेटिकली, तो बहुत सारी टर्म्स जो हैं वो इससे कैंसिल हो जाएंगी, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, वी आई स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। अब साइन 2 थीटा, यू नो दैट इसका रिलेशन होता है 2 साइन थीटा कॉज ऑफ थीटा, दैट गिव्स यू द 2 आएगा, और साथ क्या बनेगा जी साइन स्क्वायर थीटा से हम इसको जनरली रिलेट करेंगे। अब ये एक साइन इससे जो होगा वो कैंसल आउट हो जाएगा, 2 और ये 2 भी आपके पास क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट। अब अगर हमारे पास जो रिमेनिंग रिलेशन बनी कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा, तो ये बनेगा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, दैट वुड बी इक्वल टू 1, और साइन ओवर कॉस एज यू नो दैट इक्वलेंट टू द tan थीटा 1, एंड थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1, इट गिव्स यू द एंगल ऑफ 45 डिग्री। अब इस सवाल को सॉल्व करने में ऑलमोस्ट मुझे अब मोर देन 30 सेकेंड्स तो मेरे गए। अब ऑब्वियसली हमें इसका कोई शॉर्ट टर्म या कोई मेथड भी पता होना चाहिए, सो मैं अब उसको रिप्रेजेंट करता हूं। वो आपको किप्सियन को आइडिया ज़रूर होगा। केप्स मास्टर मेथड की तरफ चलते हैं कि कोई इसका कोई शॉर्टकट या कोई ऐसी टर्म है जिससे हम इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। तो वो मास्टर मेथड बड़ा सिंपल है कि जब भी बात रेंज और हाइट की जाएगी, इसका एक जनरल शॉर्टकट बनता है जो फॉर्मूला है, एंड दैट इज आर, आप लिखिएगा tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू 4h। बाज का इसको आर मैक्सिमम भी पढ़ते हैं तब tan नहीं आता, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट यहाँ पे इस टर्म की है। तो ये क्लैरिफाई हो गया कि आर जो है वो किसके इक्वल है, tan थीटा इज इक्वल टू 4h। तो सिंपल अपने माइंड में कहें कि यार मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि आर इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाए जी, 4h के। इट मींस टेंजेंट नहीं आना चाहिए। तो व्हाट डू यू थिंक, यार टेंजेंट को एलिमिनेट करना है तो उसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए, और टेंजेंट की वैल्यू 1 किस एंगल पे होती है, ऑब्वियसली 45 पे। तो एज वी नो दैट कि tan ऑफ 45 डिग्री दैट गिव्स यू द 1, तो फौरन मेरे माइंड ने क्लिक किया कि यहाँ पे जो है वो एंगल 45 होगा, जिससे हमारा आंसर जो है वो क्या बनता है, दैट इज बीटा। सो दिस वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं जी, बहुत आसान सवाल आया, रेजिस्टिविटी रो इज इक्वल टू आर ए ओवर एल डिपेंड्स ऑन, ये मेरे ख्याल से मुझे पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। रेजिस्टिविटी की जनरल जब हम बात करते हैं तो वो एक्चुअली 2 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि वो डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करती है। डायमेंशंस मीन कि लेंथ हो गया, एरिया हो गया, वायर को कट कर दिया, जब तक कि मटेरियल चेंज नहीं होगा। एक कॉपर वायर है, मैंने कट कर दिया, बताओ जी 2 वायर्स की रेजिस्टिविटी क्या होगी, आपकी कि भाई सेम रहेगी। रीजन इज दैट कि उसमें हमने कोई ऐसा डोपिंग या कोई मटेरियल थोड़ी चेंज किया है, या उसका एरिया या कुछ कोई चेंज नहीं होगा। ये 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक तो है कि वो किस नेचर का मटेरियल है, कॉपर, एल्युमिनियम, व्हाटएवर इज दैट, एंड द सेकंड वन यू नो दैट इट्स अ टेम्परेचर। सो बड़ा सिंपल है, इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज द चार्ली, नेचर ऑफ मटेरियल, और आपके पास क्या आएगा, टेम्परेचर। नेक्स्ट चलते हैं जी, इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डबल व्हाट हैपन टू द मोमेंटम। ये तो सिंपल, कोई स्टूडेंट होगा भी वो भी इसको इजीली क्या कर सकता है, सॉल्व कर सकता है। तो यहाँ पे मोमेंटम, जबकि मास क्या रखना है, दैट वुड रिमेन कांस्टेंट। यू नो दैट कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम की एक जनरल रिलेशन आप पढ़ते हैं, और वो आपके पास है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वेयर अपॉन पी स्क्वेयर ओवर क्या आ जाएगा आपके पास, डायरेक्टली 2m। ऑब्वियसली मास इज कांस्टेंट, तो एंटी टेस्ट में मैंने आपको स्टार्ट में बताया, उस चीज पे फोकस करें जो गिवन है और जो फाइंड आउट करनी है, तो उनका रिलेशन हम बना लें। यू नो दैट काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वेयर। तो यहीं पे अब आपने बस रुक जाना है। यू नो दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट इज अगर डबल हो जाए तो बताइएगा
कि व्हाट हैपन टू द मोमेंटम, मोमेंटम के साथ क्या होगा। एक स्टेप अगर हम और करें तो वो आपके पास ये बनता है कि काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि वो स्क्वायर है, स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए वो आपके पास काइनेटिक एनर्जी अंडर रूट में आ जाएगी। तो व्हाट डू यू थिंक कि अगर काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाए तो मोमेंटम क्या होगा, ऑब्वियसली अंडर रूट 2 टाइम्स जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर दैट इज डेल्टा। नेक्स्ट चलते हैं जी, टू मैसेज ऑफ 7 किलोग्राम 5 किलोग्राम आर कनेक्टेड बाय, ऐसे बहुत से क्वेश्चन हमारी किप्स की जो एंटी टेस्ट सीरीज है वहां पे सॉल्व करने को मिलते हैं, जो कि तमाम तर यूनिवर्सिटीज के जो टेस्ट हैं उसको प्रॉपरली थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चन जो है वो उसको कवर अप कर रहे होते हैं। तो ये भी उनमें से ही क्वेश्चन है और ये थोड़ा मिलता जुलता इंटरेस्टिंगली आ भी गया। Two masses of 7 kilogram 5 are connected by a smooth string over a pulley such that they both hang vertically। तो vertically इसमें हम बात करें कि हमारे पास एक पुली है और उसमें दो मैसेज जो हैं जी स्टूडेंट्स वर्टिकली जो है उसको हैंग किया गया है। लाइक एक आपके पास 5 किलोग्राम है और एक आपके पास क्या है, वो है 7 किलोग्राम। सो इसके लिए बताना ये है कि एक्चुअल में बोथ हैंग वर्टिकली, व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन बोथ मैसेज हैंग वर्टिकली ओवर द फ्रिक्शनलेस पुली। तो उसके लिए हमारे पास जनरल एक फार्मूला यूज किया जाता है, वो हमारे पास क्या है, दैट इज द 2m1 m2, ये आप कह दें कि G आ गया, ओवर आएगा आपके पास m1 प्लस m2। आइए जी इसको सॉल्व कर लें, सिंपल कैलकुलेशन है। ये आपके पास एक 5 है, ये 7 है, इसको अप्रॉक्सीमेट 10 कर लें, अपॉन आपके पास आ जाएगा 5 प्लस 7 आ गया। ये आप बाकी रिजॉल्व करें इसको, 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू आपके पास 10 आ गया, डिवाइडेड बाय 7 प्लस 5, ऑब्वियसली एज यू नो दैट गिव्स यू द 12। और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, व्हाट डू यू थिंक, 10 100 और 17 डिवाइड कर दें आप 2 से, या डायरेक्टली भी आप कर सकते हैं फर्दर कैलकुलेशन, इसको जनरली आप 6 से कर दें। फर्दर जो टर्म्स हैं उसको भी आप सॉल्व करके जो करेक्ट आंसर आपके पास बनेगा इन जनरल, वो मैं डायरेक्टली अब लिख रहा हूँ, आपको क्लैरिफाई हो गया, दैट इज द 57.2 अप्रॉक्सीमेट न्यूटन इसका करेक्ट आंसर है। तो सिंपल, इसमें फार्मूला थोड़ा सा याद हो या रिकॉल किया हो तो हम इसका आंसर जो है वो इजीली दे सकते हैं। नेक्स्ट है जी, इन द पास्चन सीरीज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल लाइंस इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन एंड एट विच प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। लें जी, आ गया जी बोहर एटॉमिक मॉडल, और बोहर एटॉमिक मॉडल में एक्चुअल में क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, बात की जा रही है पास्चन सीरीज की। तो थोड़ा सा हम इसको रिकॉल करते हैं, यू नो दैट कि हम बात करें कि क्वांटम नंबर दैट इज इक्वल टू 1 है, ये आपके पास n2 आ गया, ये हमारे पास दैट इज 3 आ गया, एक और ड्रॉ कर लेते हैं, दैट इज 4 आ गया, और ये अप टू सॉन, यू नो दैट वो कहाँ तक जाता है, दैट इज फॉर द इनफाइनाइट तक। अब कुछ रिकॉल हो गया होगा, 2 से आए, 3 से आए, या जहां से मर्जी आए, लेकिन अगर वो आपको पता होगा कि वो आपके पास डी एक्साइट करता है 1 के ऊपर, तो ये कौन सी सीरीज बनेगी, जरा रिकॉल करें। एग्जैक्टली दैट वुड बिकम्स लाइमन की बात की जाएगी। और अगर किसी भी हार्ड स्टेट से कहीं से भी आपके पास सेकंड पे आएगा, यू नो दैट ये तो होगी आपके पास लाइमन सीरीज, ये क्या बनेगी, बार्मर सीरीज। और कहीं से भी ऑब्वियसली वो आए, अगर थर्ड के ऊपर एंड होता है इलेक्ट्रॉन डी एक्साइड, एंड यू नो दैट ये कौन सी सीरीज बनेगी आपके पास, पास्चन सीरीज। सो यहां पे जो आपके पास करेक्ट आंसर मिलता है n इज इक्वल टू 3। इसको थोड़ा सा ओवरव्यू करने के लिए आइए हम एक टर्म्स में, इस टर्म में टेबल देख लेते हैं। सीरीज नेम लाइमन, बार्मर, पास्चन, ब्रैकेट और परफंड सीरीज है। फाइनल टर्म्स अभी हमने जो क्वेश्चन किया, लाइमन की बात की जाएगी, वो 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 एंड 5 है। और इसकी जर्नल जो है वो इनिशियल जो पोजीशंस आ रही होंगी, अगर लाइमन है तो नेक्स्ट ऑब्वियसली स्टार्ट कौन सा होता है, 2 और अप टू सॉन इनफाइनाइट तक। बार्मर के लिए आपके पास 3 से आएगा, मिनिमम की बात करो, और रेंज तो है वो ऑब्वियसली इनफाइनाइट है। जो हमसे पूछा गया दैट वाज द पास्चन सीरीज है, और वो आपके पास आंसर 3 है, तो लिहाजा हायर स्टेट की तो कोई लिमिट ही नहीं है, दैट इज इनफाइनाइट, और वो आपके पास 4 5 6 अप टू सॉन। सिमिलरली ये बाकी भी है। हाँ, रीजन का क्वेश्चन हो सकता है N82 में आ जाए, पूछ लिया जाए कि पास्चन सीरीज किस रीजन में लाई करती है, तो यू नो दैट इज इंफ्रारेड, ये अगला भी इंफ्रारेड और ये भी। बार्मर विजिबल एंड लाइमन इज फॉर द अल्ट्रा वायलेट। सो बहरहाल इसका जो आंसर हमारे पास आया दैट इज द बीटा। जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ
image size to the object size, this type of magnification। सिंपल यार डेफिनेशन पूछी गई है और इसके अलावा ऐसा कुछ भी नहीं पूछा गया। और वो कभी हमने प्रॉपरली कभी ये 9th ग्रेड के अंदर इन चीज़ों को पढ़ के हम आ चुके हैं, लेकिन एंट्री टेस्ट में ऑब्वियसली किप्स लेक्चर के अंदर, किप्स बुक्स के अंदर क्वेश्चंस की फॉर्मेट में इससे रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन मौजूद हैं फॉर द सेक ऑफ द प्रैक्टिस। मैग्निफिकेशन, यू नो दैट इज द साइज ऑफ द इमेज, यानी कि आप सिंबल यूज कर सकते हैं आई ओवर ओ भी कह दें आप इसको, या एच आई ओवर एच ओ भी कह दें। तो ये आपके पास है रेशो, तो इसे कहते हैं साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जो है वो रिलेट करता है किस चीज को, आपके पास मैग्निफिकेशन। अब यहां पे पॉइंट ये आता है, व्हाट टाइप ऑफ मैग्निफिकेशन? इट्स अ लीनियर मैग्निफिकेशन, इट्स जस्ट अ मैग्निफिकेशन, और इट्स अ एंगुलर मैग्निफिकेशन। तो जनरली हमारे पास जब साइज और इस टर्म की बात आती है तो वो हमने सिंपल ये बात करनी है, एक्चुअल ये आपके पास जो है वो सिंपल लीनियर मैग्निफिकेशन की बात की जा रही है। थोड़ा सा हम एलैबोरेट कर देते हैं। लाइक आपके पास ये है ऑब्जेक्ट है, या कोई भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट मौजूद है, कि आपके पास जो है वो उसकी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया सपोज, और यहाँ पे अगर इसको जो कोई भी जो है वो आए या कोई भी ऑब्जर्वर यहाँ पे मौजूद है, इसको ऑब्जर्व करता है, तो वो यहां तक इसको ऑब्जर्व करेगा। लेट सपोज अगर नेकेड आई से जनरली देखा जा रहा है तो हम कहते हैं जी उसका एंगल जो है लेट सपोज एल्फा है। यही टर्म अगर कोई एक कन्वर्जिंग लेंस उसके सामने रख दिया जाए तो क्या होगा जी, उसकी वही ऑब्जेक्ट की जो आपके पास इमेज है वो उसको जरा फर्दर मैग्नीफाइड नजर आएगी। अब इसके अकॉर्डिंग जो है वो जो एंगल बनेगा दैट बिकम्स बीटा बनेगा। तो इन शॉर्ट टर्म्स आप ये इसको रिलेट कर सकते हैं कि आपके पास एंगल जो आपके पास इमेज के अकॉर्डिंग बना टू द ऑब्जेक्ट जब नेकेड आई थी उसके अकॉर्डिंग बना, दैट इज बीटा टू द अल्फा। तो जब एंगल्स की बात आ जाएगी तो अब हम उसको जो रिलेट करेंगे वो आपके पास क्या होगा, दैट वुड बिकम्स एंगुलर मैग्निफिकेशन। सिमिलरली यही टर्मिनोलॉजी लीनियर के लिए यूज होती है, लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसी कोई एंगल या टर्म की बात नहीं की गई है। बेसिक सा सवाल पूछा डेफिनेशन, तो आपने उसका आंसर जो देना है दैट इज द लीनियर मैग्निफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच डिवाइड्स कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल। यार देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तो मेरे ख्याल से बिल्कुल बेसिक साइंस वाले स्टूडेंट को भी जनरल पता होगा, लेकिन एंट्री टेस्ट में ये क्वेश्चन आ रहा है। तो लिहाजा देखते हैं, व्हिच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। अगर मैं ट्रांसफार्मर की बात करूं तो पहली तो बात ये है कि ये तो जनरल कुछ भी नहीं है ऐसा, इसको तो वैसे ही हम जनरल जो बात करते हैं इट्स अ स्टैटिक डिवाइस है। ये आपके पास जो है वो जस्ट जो है वो ऑल्टरनेट करता है वोल्टेजेस को, ईएमएफ वगैरह को, तो इस हवाले से ये तो बिल्कुल नहीं आ सकता। एकदम से हमारे पास जो आएगा जनरेटर की बात की जाएगी। जब हम बात करेंगे जनरेटर की, जनरेटर ऑब्वियसली क्या करेगा कि वो आपके पास मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। ये पॉइंट आ गया, लेकिन पूछा तो क्या है कि इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल। अगली ऑप्शन जो है दैट इज द कन्वर्टर। वो कोई ऐसी बात समझ नहीं आती है इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग। कन्वर्टर तो बहुत सारी टाइप्स के हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकती है, कोई कौन सी चीज किस में कन्वर्ट कर रहा है ऐसा वर्ड नहीं होगा। तो लास्ट में रह गया दैट इज द मोटर। मोटर एज यू नो दैट कि जब हम स्विच लगाते हैं उसको करंट दिया जाता है तो वो क्या करती है, वो घूमती है, रोटेट करती है। तो ये पता चल गया कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू द मैकेनिकल एनर्जी। सो द करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स बड़ा सिंपल है एंड दैट इज द डेल्टा। नेक्स्ट चलते हैं जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिगार्ड टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अच्छा सवाल है, लाइक कि क्या इसमें अरेंजमेंट्स करनी है हमने कि एक्चुअली कि कौन सी ज्यादा है कौन सी है। तो पूरे क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो हमें तीन टाइप की फ्रिक्शन की बात की जा रही है, एक स्टैटिक है, एक काइनेटिक है, और थर्ड जो है वो कौन सी है, वो रोलिंग फ्रिक्शन की बात की जाएगी। तो मैं अब थोड़ा सा एलेबोरेट करता हूँ कि ले जी, यहाँ पे हम सिंपल, मैं रेस्ट पे खड़ा हूँ, कोई मूवमेंट नहीं है, मेरे पाँव और ग्राउंड के दरमियान बिल्कुल बिल्कुल स्टिल हूँ। व्हाट टाइप ऑफ फ्रिक्शन एग्जिस्ट बिटवीन माई फुट एंड द ग्राउंड। मैं रुका हुआ हूँ, ऑब्वियसली दिस वन इज द स्टैटिक फ्रिक्शन। अब इस स्टैटिक फ्रिक्शन को मैंने ओवरकम करना है, ओवरकम करूंगा तो ही मूव कर सकूंगा ऑब्वियसली। तो जैसे ही मैं थोड़ा सा अब मूव किया है, अब स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं रही है भाई, अब क्या हो गया, स्टैटिक फ्रिक्शन के ऊपर डोमिनेंट आ गया कौन सी फ्रिक्शन, एंड दैट इज द काइनेटिक फ्रिक्शन। सो लिहाजा इसको डोमिनेंट किया यानी कि ओवरकम किया किसने, काइनेटिक। तो अब मैं मूव कर रहा हूं तो ये भी आपके पास कौन सी फ्रिक्शन होगी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी।
अब आते हैं इसकी प्रॉब्लम रहेगी कि यार रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो क्या कंसेप्ट है। तो पहली तो बात यहाँ पे ये करते हैं कि जब आप बिल्कुल रेस्ट पे हैं, हमने लुक एट दैट, कोई ऑब्जेक्ट है, अब वो रेस्ट पे है, तो रेस्ट के ऊपर ऑब्वियसली डिस्कशन जो की जा रही है वो किसकी की जा रही है, वो स्टैटिक फ्रिक्शन है। आपने गौर किया पहले इसका पूरी सरफेस के साथ इतना जो है इन कांटेक्ट है। अब बात करते हैं काइनेटिक है, वही ऑब्जेक्ट है लेकिन वो थोड़ा सा मूव करता है या जैसे भी है किसी स्पीड से मूव करता है, लेकिन उसका ग्राउंड के साथ जो सरफेस का कांटेक्ट है वो है उतना ही, लेकिन मूव कर रहा है। तो इस वक्त जो फ्रिक्शन होगी वो कौन सी है, आपने बिल्कुल ठीक है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी, बिल्कुल फ्रिक्शन। रोलिंग में एक्चुअली क्या, आप दोनों में देखें कि सरफेस एरिया जो है वो ज्यादा इन कांटेक्ट है ग्राउंड से, लेकिन रोलिंग फ्रिक्शन को सबसे कम इस वजह से समझा जाता है, ये उससे भी कम है क्योंकि सर्कुलर पाथ में जस्ट उसका ग्राउंड से सरफेस से जस्ट एक पॉइंट के ऊपर जो है वो टच हो रहा होता है। तो इसका मतलब है कंटेक्ट सरफेस के साथ जितना कम हुआ उसकी फ्रिक्शन भी उतनी ही कम होगी। तो इस सीक्वेंस को हम इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं, रेस्ट पे है, सबसे ज्यादा मूव नहीं करे, स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर, जैसे ही मूव करते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाती है, अब उससे भी जो कम है वो आपके पास क्या आ जाएगी, दैट इज द रोलिंग फ्रिक्शन। तो इसकी अरेंजमेंट को अगर देखूं तो मुझे यही आंसर बिल्कुल ठीक नजर आता है। सो करेक्ट आंसर इज डेल्टा। आगे चलती हैं कि जी टेंशन डबल एंड मास डेंसिटी हाफ, फ्रीक्वेंसी बिकम्स। अब पहले तो टॉपिक को, इस क्वेश्चन को पढ़ के हमें आइडिया ये आना चाहिए कि यार ये कौन सा टॉपिक है, किसमें ये टर्मिनोलॉजी यूज हो रही है। तो टेंशन के लिए आपको पता है कि याद होगा कि अपेरेंट वेट और रियल वेट में टर्म यूज हो रही होती है, लिफ्ट के अंदर टेंशन, या अभी हमने पढ़ा कि पुली के अंदर टेंशन जो है वो यूज हो रहा है, या फिर एक टर्म दैट वाज द स्टेशनरी वेव्स। और स्टेशनरी वेव्स में अगर आपको याद हो कि हमने फ्रीक्वेंसी का जो जनरल फार्मूला पढ़ा है, n/2l अंडर रूट आपके पास टेंशन और ये आपके पास म्यू, इसको m से भी बाज का रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि ये एक्चुअली क्या बनता है, मैस पर यूनिट लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। और ख्याल रखिएगा इसी को आप नाम एक और कहते हैं, दैट इज द मास डेंसिटी या लीनियर मास डेंसिटी का नाम भी दिया जाता है। तो दिस वन इज म्यू। अब आप क्वेश्चन की अरेंजमेंट देखें, टेंशन डबल हुई, ये आपके पास है, एंड मास डेंसिटी क्या हो गई, हाफ हो गया, ये डबल और ये हाफ। पूछा किसके बारे में जा रहा है, फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब है इन तीन वेरिएबल्स के ऊपर मुझे वर्क करना है और फौरन मैंने आंसर भी करना है। तो उससे पहले हमें एक प्रॉपर इसकी रिलेशन बना लेनी चाहिए। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी ओवर, आप इसको रिलेट कर दे, दैट इज ऑफ द म्यू है। अब आप इसको चेक कर लें कि टेंशन जो है, नई फ्रीक्वेंसी की बात की जाए तो टेंशन आपके पास हम कहते हैं दिस वन इज डबल, और ये आपके पास क्या हो गया, दैट इज हाफ। इसको ऊपर ले आए तो यू नो दैट इट वुड बिकम्स 4t ओवर म्यू आ जाएगा। 4 का अंडर रूट देखें जी क्या बन गया, वो आपके पास हो गया 2, और बाकी रिलेशन जो है वो रिलेट कर दे f के साथ ओरिजिनल। सो व्हाट वुड बी द आंसर, द न्यू फ्रीक्वेंसी वुड बिकम्स डबल। सो द करेक्ट आंसर विल बी द ट्वाइस, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं जी, फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन डिपेंड्स अपॉन। देखिए बहुत सिंपल है, अ फोटो इलेक्ट्रॉन की टर्म सिर्फ एक ही टॉपिक में यूज हुई, हम जो पढ़ते हैं, एंड दैट इज जनरली प्योरली वो आपके पास है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी कि फोटो इलेक्ट्रॉन की टर्म्स जो हैं। फोटो इलेक्ट्रॉन की टर्म्स आपको याद होगा कि अगर आपके पास सरफेस है, लाइक इस पे कोई लाइट जो है वो इंसिडेंट होती है और उसकी एनर्जी E इज इक्वल टू यू नो दैट H और F है। तो बड़ी सिंपल बात है कि पहले जब मैंने ऑप्शन पढ़ी, वर्ड क्या लिखा आ गया, दैट इज द इंटेंसिटी। एक बात तो सिंपल ही याद रखिएगा, ये जो वर्ड इंटेंसिटी है ये एक्चुअली प्रोपोर्शनल कह दें या डिपेंडेंस कह दें या रिलेट कह दें, सिर्फ नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन फोटॉन्स ये उस पर डिपेंड करता है। यानी कि लव्स इंटेंसिटी प्योरली रिलेटेड टू द कितने नंबर्स है, जितने नंबर ऑफ फोटॉन ज्यादा तो मैं कहूंगा यार उसकी इंटेंसिटी ज्यादा आपके पास हो जाएगी। तो ये इस टर्म से भी इसको रिलेट किया जाता है, ये हम अपने लेक्चर में भी इसको किया जरूर होगा। तो इंटेंसिटी की वर्डिंग तो इससे रिलेट नहीं करती है। कलर बड़ी एम्बिग्विटी टाइप सी ऑप्शन नजर आती है, मेरा माइंड एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, लेव इट नाउ। आगे फिर आप चलें कि कलर वर्ड तो कोई ऐसी टर्म नहीं है। फिर हम एक और है, एक पहले ये देख लें
दैट इज द शेप ऑफ द बॉडी। ऐसी कोई वर्डिंग हमने टॉपिक को पढ़ते वक्त या इसको अंडरस्टैंडिंग के दौरान देखा हो कि शेप या कुछ ऐसा कोई कैथोड जो आपके पास मेटल प्लेट थी उसके ऊपर डिपेंडेंस और नथिंग एल्स। ऑब्वियसली एनर्जी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। जितनी भाई लाइट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी सरफेस से टकराने के बाद ऑब्वियसली उतने फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, एमिट करेंगे, एनर्जी उनकी उतनी जो है वो ज्यादा होगी, या जिसे आप कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट उतना ही ज्यादा होगा। सो अप्रोप्रिएट ऑप्शन, जो करेक्ट ऑप्शन है वो एक ही है, एंड दैट इज चार्ज, विच इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट।